Hello, dear students. Assalamu alaikum and welcome back. Because I could not stop for death by Emily Dickinson from your unit number 7 is under our discussion. So, in today's lecture, we are going to discuss the famous literary devices used in this poem. The first one is personification. Students, सबसे important जो personification इस्तेमाल किया गया है वो है डेथ और ये सबसे important literary device भी है. सो डेथ को आपने देखा एक जेंटलमैन एक पोलाइट जेंटलमैन के तौर पे जो है वो शायरा हमारे सामने पेश करती है. डेथ इज प्रेजेंटेड एज अ पोलाइट जेंटलमैन हु बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग. तो बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. देखें किस तरह बयान किया गया है, ही काइंडली स्टॉप फॉर मी. ठीक है, तो ही आपने देखा पर्सोनिफाई तो आपको पता ही है, डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग थिंग्स के एट्रीब्यूट्स पेश किए जाएं तो डेथ को ही कह के जो है वो शायरा एड्रेस कर रही है और साथ में काइंडली कहा जा रहा है. यानी डेथ इज़ प्रेजेंटेड एज अ पोलाइट जेंटलमैन and death is given human quality and it is presented as courteous and patient and respectful. This makes death seem more peaceful rather than frightening. Okay, डेथ का एक बहुत अच्छा पीसफुल इमेज हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ना कि बहुत हॉरेबल. तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन. दूसरी है एक्सटेंडेड मेटाफर. डियर स्टूडेंट्स, एक तो होता है सिंपल मेटाफर जैसा कि ही इज लाइन, जो एक ही लाइन में जो है वो बयान किया गया है. लेकिन एक मेटाफर ऐसा होता है कि जो पोएम के किसी एक मिसरे तक महदूद नहीं होता बल्कि पूरी नज़्म या कई जो बंद हैं उन तक जारी रहता है और शायर बेसिकली एक ही जो है वो मवाज़ने को ना मुसलसल आगे बढ़ाता रहता है ताकि मफ़हूम पैदा हो सके. सो द एंटायर जर्नी इन द कैरेज सिम्बलाइजेज द जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ एंड देन टू एटर्निटी. सो इस नज़्म में जो गाड़ी का सफ़र है उसको बतौर एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे पेश किया गया है. आपने देखा कि ये सफ़र ज़िंदगी की इब्तदा से शुरू होता है, फिर मुख्तलिफ मकामात से गुज़रता गुज़रता मौत और फिर मौत के बाद एटर्नल लाइफ तक चला जाता है. सो द जर्नी ऑफ कैरेज यानी बग्गी के सफ़र को एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे पेश किया गया है. तो इट प्रेजेंट्स द स्पीकर्स ट्रांजिशन फ्रॉम earthly life to the eternal life. Okay, since this metaphor continues throughout the poem, it is an extended metaphor. द थर्ड वन इज सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म का मतलब तो आपको पता ही है, अलामत निगारी. कि किसी अलामत को जो है वो पेश किया जाता है पोएम के अंदर ताकि कोई मीनिंगफुल बात उसके पर्सपेक्टिव में कही जाए या कोई मैसेज कन्वे किया जाए. तो स्कूल को हमारे सामने पेश किया गया, आपने देखा. तो स्कूल जो है वो चाइल्डहुड को सिम्बलाइज कर रहा है. इसी तरीके से गेजिंग ग्रेन जो है वो एडल्टहुड और मेच्योरिटी को जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है. सेटिंग सन ओल्ड एज और द एंड ऑफ लाइफ को सिम्बलाइज कर रहा है. हाउस को हमारे सामने पेश किया गया तो हाउस सिम्बलाइजेज द ग्रेव एंड हॉर्सेज हेड्स टुवर्ड्स एटर्निटी सिम्बलाइजेज द सोल्स जर्नी इनटू द एटर्नल लाइफ. तो ये हमारे सामने सिम्बलिज्म पेश किए गए हैं. यानी स्कूल लाइफ से लेके तो एटर्निटी तक मुख्तलिफ स्टेजेस बयान किए गए हैं. वही स्टेजेस जो शेक्सपियर ने अपने अल्फाज में कहे, 7 स्टेजेस ऑफ अ मैंस लाइफ, एमिली डिकिंसन ने उनको अपने अल्फाज में बतौर सिम्बोलिज्म पेश किया है. एंड पोएटिक डिवाइस इज इमेजरी. इमेजरी बेसिकली मंजर नगारी को कहते हैं दैट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर. तो पहली इमेजरी विजुअल इमेजरी के तौर पे हमारे सामने पेश की गई है. विजुअल इमेजरी क्या करती है? विजुअल इमेजरी बेसिकली रीडर के विजन यानी उसकी निगाह उसके सामने एक मेंटल पिक्चर के तौर पे जो है वो सामने आती है. तो विजुअल इमेजरी जो है वो आपने देखा कि इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट कैन बी सीन. ठीक है, कलर के ज़रिए, शेप के ज़रिए, पीपल, प्लेस या सीन्स के ज़रिए जो है विजुअल इमेजरी पेश की जाती है. तो आपने देखा कि फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रेन, ये हमारे सामने जो फ्रेज़ है, हमें हमें जब ये फ्रेज़ पढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है? वी कैन सी वाइड गोल्डन फील्ड्स इन आवर इमेजिनेशन. ओके, हमारे सामने लहलहाती हुई गोल्डन फसलें हमें नज़र आती हैं. तो विजुअल इमेजरी एक हमारे सामने पेश की गई है. दूसरी है विजुअल प्लस टेक्टाइल इमेजरी. विजुअल इमेजरी तो आपको पता चल गई है. टेक्टाइल इमेजरी होती है ऐसी इमेजरी जो आपके सेंस ऑफ टच को अपील करे.
and it describes how something feels such as cold, hot, rough, सॉफ्ट, स्मूथ और वेट। ओके, कोई चीज़ कितनी कोल्ड है, ठंडी है, रफ है, स्मूथ है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी एक हमारे सामने पिक्चर पेश की जाती है वर्ड्स के ज़रिए। तो द ड्यूज ड्रू क्विवरिंग एंड चिल, ये वाली लाइन पढ़ के हमें क्या महसूस होता है? वी कैन सी द ड्यू एंड वी कैन फील द कोल्ड। ओके, तो द फिफ्थ वन इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आपको पता है कि रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो बहुत दफ़ा अलिट्रेशन को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। माई लेबर एंड माई लेयर, माई को रिपीट भी किया गया, लेबर की एल साउंड को रिपीट किया गया है इसमें। लेबर एंड लीयर, इसको लीयर भी पढ़ सकते हैं, लेयर भी पढ़ सकते हैं। लेयर मत पढ़ें क्योंकि वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो लीयर अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, लेयर ब्रिटन प्रोनाउंस करते हैं और लेयर हम प्रोनाउंस करते हैं। एनीवेज, इसके साथ साथ स्कूल एंड स्ट्रोव, ये बेसिकली एस साउंड को रिपीट किया गया है। रिसेस रिंग में आर साउंड को, गेजिंग रेन में जी साउंड को, सेटिंग सन आपने देखा है इसमें एस को, ड्यूज ड्रू ड यानी डी साउंड को, गॉसमर माई गाउन में जी साउंड को एंड टिपिट टूल में टी साउंड को। और द लास्ट लाइन में भी एलिट्रेशन हॉर्सेस हेड में एच साउंड को रिपीट किया गया है। तो बहुत दफ़ा एलिट्रेशन को रिपीट किया गया है। नंबर 6 एनाफ्रा। एनाफ्रा कहते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने देखा एक सेंटेंस वी पास्ट को रिपीट किया गया है। फॉर एग्जांपल, वी पास्ट द स्कूल, वी पास्ट द फील्ड, वी पास्ट द सेटिंग सन। तो इस फ्रेज को रिपीट किया गया। ये एक जो है वो रिपीटिशन टेक्निक है ताकि रीडर के माइंड के अंदर कोई चीज़ बिठा दी जाए, उसको इजीली याद हो जाए और थोड़ा सा म्यूजिकल इमोशनल एलिमेंट भी पैदा करना मकसूद होता है। द सेवंथ वन इज़ आयरनी। आयरनी का मतलब होता है तंज या तजाद। आयरनी इज़ व्हेन द रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नॉर्मली एक्सपेक्ट। आयरनी उस सूरत को कहते हैं जब हकीकत हमारी तवक्को के बरक्स होती है। तो आपने देखा कि आयरनी बहुत हमें नज़र आती है। पहली लाइन में ही नज़र आती है कि जब स्पीकर कहती है मैं बहुत मसरूफ़ थी, ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, तो ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी। वो ये कहती है कि वो बड़ी शाइस्तगी से मेरे लिए रुक गई। तो ये आयरनी नज़र आ रही है ना। इट इज़ एन आयरनिकल बिकॉज पीपल यूजुअली फियर डेथ, yet here death behaves kindly and patiently instead of violently। आम तौर पे डेथ बहुत हॉरेबल होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेथ बड़ा पोलाइटली बिहेव कर रही है। तो एक आयरनी जो है वो हमें नज़र आती है इस पूरी की पूरी लाइन के अंदर। सो द एट्थ वन इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म हमें कहाँ नज़र आता है? जब कब्र के एक इमेज को बयान किया गया है और उसको कहा गया है हाउस दैट सीम्ड अ स्वेलिंग ऑफ द ग्राउंड। ओके, एक घर के तौर पे कब्र को पेश किया गया है। ऐसे नहीं कहा गया ग्रेव, कोई हॉरेबल वर्ड, कोई ऐसा हार्श जो है वो एक्सप्रेशन यूज़ नहीं किया गया, बल्कि हॉर्स एक्सप्रेशन को सॉफ्ट एक्सप्रेशन या वर्ड्स के साथ बदल देना ही यूफेमिज्म कहलाता है। तो द ग्रेव इज इनडायरेक्टली डिस्क्राइब्ड एज अ हाउस मेकिंग डेथ साउंड आफ्टर एंड लेस फ्राइटनिंग। ओके, डेथ को लेस फ्राइटनिंग जो है, कम खौफजदा चीज़ के या पोलाइट चीज़ के तौर पे पेश किया जा रहा है यूफेमिज्म का इस्तेमाल करके। द लास्ट वन इज़ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? पैराडॉक्स बेसिकली एक बज़ाहिर मुतज़ाद एक स्टेटमेंट होती है, मगर हकीकत में वो सच होती है। ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपको मुतज़ाद या नामुमकिन लगे, लेकिन गौर करने पर आपको उसमें हकीकत नज़र आती है। तो आपने इसमें देखा कि सिंस देन 5th सेंचुरीज एंड येट फील्स शॉर्टर दैन द डे। ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं कि ये यानी पूरी बहुत सदियां गुजर गईं, मेरे मरने के बाद से लेके अब तक सदियां गुजर गईं, लेकिन मुझे अब भी वो क्या लगता है, मुझे वो एक लम्हे या एक दिन से भी कम वक्त लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो मुतज़ाद जो है वो चीज़ों को आपस में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो जो लेकिन उनके अंदर अगर आप गौर करें तो ऐसा ही है, क्योंकि मरने के बाद जो है वो ज़िंदगी की जो हकीकत है वो ये है कि वो एक पल नज़र आती है। यही तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि जब रोज़े क़यामत इंसान उठेगा, उससे पूछा जाएगा कि कितना वक्त तूने गुजारा, तो वो कहेगा एक दिन या एक दिन से कुछ ज़्यादा या उसका कुछ हिस्सा। यानी इस तरह के अल्फाज हैं, कुरान का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ।
तो बिल्कुल ऐसे ही है जब पोएटस ये कहती है कि मरने के बाद अब मुझे अगरचे सदियां हो गईं लेकिन ऐसे लगता है कि एक दिन की बात है, ये एक दिन से कम वक्फे की बात है। तो पैराडॉक्स है क्योंकि सदियां एक दिन तो नहीं होती लेकिन एक्चुअली ये हकीकत है। और यही एक पूरी इस जो है वो आपने देखा कि पूरी पोएम की एक जान भी है कि इसके अंदर बहुत खूबसूरती से डिफरेंट आइडियाज़ को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि वो हकीकत लगते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हुआ हमारे इस लिटरेरी डिवाइसेस का सफ़र इख्तिताम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।